नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, साथ ही कुछ दमदार स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं और उसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं, और शो के अंत में उन ट्रिगर्स पर फोकस करते हैं जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से छूट मिली है। कंपनी ने पिछले साल $3 अरब के विदेशी लोन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके पास $5 अरब के लोन का ऑफर आया था। और अब खबर आई है कि रिजर्व बैंक ने कंपनी को अतिरिक्त $2 अरब के कर्ज को रखने की भी मंजूरी दे दी है। नियमों के मुताबिक कंपनी को रिजर्व बैंक की मंजूरी लेना जरूरी था। दूसरी खबर, नकदी की दिक्कत से जूझ रही लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के लिए एक राहत की खबर आई है। दरअसल स्पाइसजेट ने अपने एक लेसर यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनी नॉर्डिक एविएशन कैपिटल या एनएसी के पूरे बकाया भुगतान के लिए सेटलमेंट कर लिया है। 21 जून को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपने बेड़े में मौजूद सभी Q400 विमानों के बकाये का भुगतान कर दिया है। फिलहाल कंपनी ने एनएसी से कुल 5 Q400 विमान लीज पर ले रखे हैं। स्पाइसजेट ने यह भी घोषणा की है कि कंपनी अपने बेड़े में 3 नए Q400 विमान शामिल करेगी। इन तीनों विमानों को एनएसी ने रीपोजेस यानी वापस अपने नाम करवा लिया था। 21 जून को हुई इस घोषणा के बाद शेयर 4.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ। तीसरी खबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ 2021 के ट्रेडिंग में गड़बड़ी से जुड़े मामले को सेटल कर लिया है। एनएसई ने यह सेटलमेंट अपनी सहयोगी कंपनी एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड यानी एनसीएल के साथ मिलकर किया है। इस सेटलमेंट के लिए एनएससी ने कुल 72.64 करोड़ रुपए की रकम अदा की है, जिसमें से एनसीएल ने 22 करोड़ 88 लाख रुपए और एनएससी ने कुल 49,77,000 रुपए का भुगतान किया है। आपको बता दें कि ये फरवरी 2021 में ट्रेडिंग में हुई गड़बड़ी से जुड़ा मामला है और एनएससी की सहयोगी कंपनी एनसीएल पर एक्सचेंज पर होने वाले सभी सौदों की क्लियरिंग और सेटलमेंट की जिम्मेदारी होती है, जिस वजह से ये सेटलमेंट की रकम अदा की गई है। अगली खबर, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल का शेयर बुधवार को दो खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि कंपनी को चेन्नई मेट्रो रेल से कुल 4,058 करोड़ रुपए के 3 ऑर्डर हाथ लगे हैं। ये ऑर्डर अंडरग्राउंड स्टेशंस के लिए दिए गए हैं, जो कि अगले 5 साल तक की अवधि में पूरे होने हैं। इन ऑर्डर्स में 1,730 करोड़ रुपए, 1,462 करोड़ रुपए और 865.6 करोड़ रुपए के 3 अलग अलग प्रोजेक्ट शामिल हैं। दूसरी खबर यह है कि कंपनी ने रोलिंग स्टॉक कारोबार से जुड़ी रूस की दिग्गज कंपनी सीजेएससी ट्रांसमैश होल्डिंग यानी टीएमएच के साथ अपनी जेवी कंपनी टूटने की खबरों का खंडन कर दिया है। 20 जून को जारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस जेवी कंपनी के टूटने की अटकलें थी। कंपनी ने साफ कर दिया है कि इस जेवी को लेकर बैंक गारंटी समय पर जमा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि कंपनी ने टीएमएच के साथ महाराष्ट्र के लातूर जिले में 120 वंदे भारत ट्रेनें बनाने के लिए जेवी कंपनी की घोषणा की थी। पांचवी खबर, केंद्र सरकार ने सरकारी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी में निवेश आकर्षित करने के लिए ग्लोबल निवेशकों के साथ बातचीत शुरू की है। वित्त मंत्रालय और एलआईसी के मैनेजमेंट के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्लोबल निवेशकों के साथ कई दौर की बातचीत की है और निवेशकों को बताया जा रहा है कि बाजार एलआईसी के शेयर की सही कीमत नहीं आंक रहा है। पिछले साल मई में लिस्ट होने के बाद शेयर बाजार में लगातार एलआईसी के शेयर की पिटाई हो रही है। सरकार एलआईसी में अतिरिक्त 2% हिस्सेदारी बेच सकती है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला अगले साल एजीएम के बाद ही होगा। छठी खबर, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है। दरअसल एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी अर्गो में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने मंगलवार को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड को अतिरिक्त हिस्सा खरीदने की मंजूरी दे दी है। सीसीआई की ओर से यह मंजूरी मिलने के बाद एचडीएफसी के एचडीएफसी बैंक में मर्जर का रास्ता साफ हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी FY24 की तीसरी तिमाही तक इस वेले की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। सीसीआई से मिली जानकारी के मुताबिक एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के बीच प्रस्तावित मर्जर की प्रभावी तारीख के बाद बनी नई कंपनी यानी एचडीएफसी बैंक के पास दोनों बीमा कंपनियों की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होगी। सातवीं खबर, अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कर्ज में डूबी मेटल कंपनी वेदांता को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि इस कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टियों को कुल 457 करोड़ रुपए का दान दिया है। कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई खुलासे के मुताबिक वेदांता ने वित्त वर्ष 2023 में पॉलिटिकल पार्टियों को 155 करोड़ रुपए का दान किया है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में 65 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2020 में 114 करोड़ रुपए, 2022 में 123 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023 में 155 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को दान के रूप में दिए हैं। वहीं बीते 5 सालों में जिसकी कुल रकम देखें तो 457 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है और ये सभी दान इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में किए गए हैं। दरअसल साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को कैश डोनेशन के
विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया था। इसके बाद से डोनेशन के रूप में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा है। गौरतलब है कि कंपनी पर भारी भरकम कर्ज है और खुद पर इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद ये कंपनी इतना बड़ा दान क्यों कर रही है, वो भी पॉलिटिकल पार्टियों को। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की, जहां पे सेंसेक्स ने दिन के दौरान रिकॉर्ड लेवल को भी छुआ और कुछ ऐसे दमदार स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनमें आज एक्शन देखने को मिला, भरपूर एक्शन देखने को मिला, और उसके पीछे की वजह भी आपको साथ ही साथ बताते चलते हैं। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। श्रीराम फाइनेंस के शेयर में बुधवार को एक समय 15% का ऊपरी सर्किट भी लग गया था, पर क्लोजिंग करीब 11% की मजबूती के साथ देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस ने दिन के दौरान 1793 रुपये 55 पैसे का हाई छुआ था, जो कि शेयर का अब तक का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। आपको बता दें कि श्रीराम फाइनेंस के 8.34% की बड़ी ब्लॉक डील हुई है, जिसके बाद शेयर में बड़ा उछाल देखने को मिला। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक इस ब्लॉक डील में पिरामल एंटरप्राइजेस ने श्रीराम फाइनेंस में अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है, यानी पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। माना जा रहा है कि इस सौदे की वैल्यू 4,630 करोड़ रुपए की थी। इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस 1483 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि मंगलवार की करीब 1560 रुपए की क्लोजिंग से 4.9% के डिस्काउंट पर है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही टीपीजी इंडिया ने भी अपना पूरा 2.65% हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए बेच दिया था, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के 40वें एपिसोड में जानकारी दी थी। बुधवार को ही ब्लॉक डील की खबर के बाद पिरामल एंटरप्राइजेस का शेयर भी करीब 13% की मजबूती लेकर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 970 रुपये 70 पैसे की इंटरडे ऊंचाई को छुआ था। दूसरी खबर, फार्मा कंपनी शिल्पा मेडिकेयर के शेयर में बुधवार को 4% तक की गिरावट देखने को मिली। दिन के दौरान शेयर ने 253 रुपए के निचले स्तर को छुआ। बुधवार की गिरावट के पीछे कारण है 23 जून को होने वाली बोर्ड बैठक। इस बोर्ड बैठक में कंपनी का बोर्ड राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार करेगा। गौरतलब है कि मंगलवार को शिल्पा मेडिकेयर के शेयर में 10% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई थी, जिसके बाद बुधवार को हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। दरअसल मई में यूएस एफडीए ने कंपनी की हैदराबाद इकाई की जांच की थी। इस जांच में यूएस के ड्रग रेगुलेटर को कुछ आपत्तियां मिली थी, पर कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। उसके बाद से कंपनी को लेकर सेंटीमेंट में सुधार देखने को मिल रहा है। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के मुताबिक कंपनी ने एल्बुमिन नाम के लाइफ सेविंग प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में काफी प्रोग्रेस किया है। ब्रोकिंग हाउस का मानना है कि फॉर्मुलेशन बिजनेस का विस्तार, नई प्रोडक्ट पाइपलाइन, लाइसेंसिंग आय और कुछ कारोबार में हिस्सा बिक्री कंपनी के लिए नए ग्रोथ ट्रिगर्स का काम करेंगे। तीसरी खबर, सैटिन क्रेडिट केयर के शेयर ने बुधवार को 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर छुआ है। दिन के दौरान शेयर ने 193 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया, जो कि फरवरी 2020 के बाद का उच्चतम स्तर है और शेयर करीब 5.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ। शेयर का भाव अगर आप देखें तो प्री कोविड स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह हुआ कि शेयर 3 साल से ज्यादा की ऊंचाई के करीब कारोबार कर रहा है। बीते 6 महीने में शेयर करीब 25% चढ़ चुका है और 1 साल में तो 2 गुना से ज्यादा हो चुका है। बुधवार की तेजी के पीछे वजह है कंपनी के बोर्ड की ओर से दी गई नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडी इशू को मंजूरी। सैटिन क्रेडिट केयर के बोर्ड ने एनसीडीज के जरिए 54 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। इस एनसीडी इशू का कूपन रेट 10.9% पर तय किया गया है, जिसका अलॉटमेंट 29 जून को होगा। इन एनसीडीज की मैच्योरिटी डेट 8 मई 2027 तय की गई है। चौथी खबर, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी जीएमडीसी के शेयर में बुधवार को 7% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। दिन के दौरान शेयर ने 173 रुपये 50 पैसे का हाई छुआ, जो कि 186 रुपये 75 पैसे के 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर के बेहद करीब है। दरअसल बुधवार के उछाल के पीछे वजह है हसमुख अदिया की कंपनी की बोर्ड में एंट्री। हसमुख अदिया को कंपनी का डायरेक्टर और चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हसमुख अदिया की इन दोनों पदों पर नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की गई है। आपको बता दें कि हसमुख अदिया गुजरात के मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं और गुजरात कैडर के 1981 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले वो वित्त सचिव और राजस्व सचिव भी रह चुके हैं। जीएमडीसी के अलावा उन्होंने गुजरात एल्कलीस और गिफ्ट सिटी के चेयरमैन का पदभार भी संभाला है। पांचवी खबर, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी एथर इंडस्ट्रीज के शेयर ने बुधवार को शुरुआती 2 घंटों में ही 10% का ऊपरी सर्किट लग गया था और इनफैक्ट क्लोजिंग भी 10% के ऊपरी सर्किट पर ही देखने को मिली। शेयर ने 1104 रुपये 50 पैसे का हाई छुआ था। इनफैक्ट उसी स्तर के आसपास ही क्लोजिंग हुई, जो कि इस शेयर का अब तक का उच्चतम स्तर है, यानी कि इस शेयर ने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई है। शेयर में इस तेजी के पीछे वजह है क्यूआईपी इशू को मिली बोर्ड मंजूरी। कंपनी के बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिए 750 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने को मंजूरी दे दी है। इस क्यूआईपी इशू को 984 रुपए 90 पैसे के फ्लोर प्राइस पर 19 जून को लॉन्च किया गया था। माना जा रहा है कि फ्लोर प्राइस पर कंपनी ज्यादा से ज्यादा 5% का डिस्काउंट ऑफर कर सकती है।
इस QIP इशू से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मुख्यतः 3 चीजों पर होगा। एक, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 3 की क्षमता विस्तार पर हो रहे खर्च पर, दूसरा, नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने पर होने वाले खर्च पर, और तीसरा, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों पर। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले कि हम शो को खत्म करें, चलते चलते आपको बताते हैं कि कल के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल अमेरिकी संसद में बयान देने वाले हैं। 2 दिन तक उनका बयान चलने वाला है, जिसमें महंगाई, ब्याज दरों को लेकर, इकोनॉमी की स्थिति को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। इस पर बाजार खास तौर पर फोकस करने वाले हैं। साथ ही यूके के मई महीने के PPI और CPI महंगाई के आंकड़े जारी हुए हैं, उनका इम्पैक्ट यूके के मार्केट पर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और उसी पर कहीं ना कहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं निर्भर होती हुई नजर आएगी। 22 जून की जहां तक बात है तो PM मोदी का जो 4 दिवसीय US का दौरा है वो शुरू हुआ है। 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया जाएगा। 21 से 24 जून तक US दौरे पर रहेंगे PM मोदी। तो क्या फैसले वहां से आते हैं और क्या क्या डील पर हस्ताक्षर होते हैं, इस पर बाजार खास तौर पर फोकस करेगा। 22 जून को विप्रो का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि इसका बायबैक खुलता हुआ नजर आएगा। 26.97 करोड़ शेयरों का बायबैक होने वाला है, जो कि 29 जून तक चलेगा। 445 रुपए प्रति शेयर पर टेंडर रूट के जरिए ये बायबैक होने वाला है। तो विप्रो के शेयर पर क्या इंपैक्ट आता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टाटा स्टील ने 3 रुपए 60 पैसे के डिविडेंड की घोषणा की थी, उसकी एक्स डेट 22 जून को है, तो उसका एडजस्टमेंट स्टॉक में देखने को मिलेगा। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, इसके IPO का तीसरा दिन है। दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो 5 बजे तक के IPO कुल 55% भर चुका है। तीसरे दिन किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, क्या पूरा भरता है, किस तरह के आंकड़े आते हैं तीनों कैटेगरीज को लेकर, आपको बता दें इसका जो IPO का प्राइस बैंड है 555 से लेकर 585 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। NIT लिमिटेड T2T सेगमेंट में कारोबार कर रहा है। 22 जून को ये भी रोलिंग सेगमेंट में, यानी कि नॉर्मल सेगमेंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल ट्रेड्स इसमें आने शुरू हो जाएंगे। उस पर स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे मैंने कहा, बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो पॉलिसी बैठक है उसका फैसला भी आने वाला है। महंगाई के आंकड़ों के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या फैसला लेता है, क्या दरें फिर से बढ़ाई जाती हैं, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की ही जहां तक बात है तो चीन और हांगकांग ये दोनों बाजार बंद रहेंगे। दरअसल इनका ड्रैगन बोट फेस्टिवल है, जिसके चलते ये बाजार 2 दिन तक बंद रहने वाले हैं। तो ये एशियन मार्केट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ कुछ दमदार स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। तो गुरुवार को आपसे फिर से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।